नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम रीड स्पेशल साइंस की सीरीज में अपनी क्लास 7th एनसीईआरटी का 5th चैप्टर करने जा रहे हैं। आपने देखा कि 7th क्लास में हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन जो रीट मेंस एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो काफी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जो हमारे लिए प्रॉपर अननोन है। सेकंड ये कि 6th क्लास की मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपके लिए नोन थी, और जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे काफी ऐसा डाटा, काफी ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है जो हमारे लिए अननोन है, और ऐसा मटेरियल बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से हम एक एक लेसन को कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि रीट मेंस एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ से काफी ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको सीधे सीधे दिखाई मिले थे, और इस बार भी आपको सीधे सीधे दिखाई देंगे वहां। तो चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। रूल्स सेम रहने वाले हैं, पेन और रजिस्टर लेके बैठना ताकि आप इंफॉर्मेशन को लिख सके, राइट डाउन कर सकें, और समय आने पर उसका रिवीजन बार बार किया जा सके। सेकंड ये दोस्तों, जिन इंफॉर्मेशन डेटा को मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ बार बार रिवाइज कीजिए, बोलिए, ताकि विद इन क्लास आपके याद रह सके ये चीजें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अपना लेसन है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अपना लेसन है हमारे आसपास के परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपको मोस्टली नाम से तो मालूम ही है। अपने लेसन स्टार्ट करते हैं। इस पेज पे नो इन्फॉर्मेशन, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किस तरह के परिवर्तन हैं। बर्फ का पिघलना, सब्जियों का काटना, जल का उबलना, मक्का से पॉपकॉर्न बनना, कागज का टुकड़ों में कटना, चुकंदर का के रस का जल में मिलना, लकड़ी का जलना, गिले वस्त्रों का सूखना, गुत्थे में आटे छोटे छोटे लोइयां बनाना, आटे की लोइयों से रोटियां मिलना, और इस तरह के ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन दोस्तों रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में हमें बांटने हैं। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में हमें बांटने हैं। मैं आपको पहले बड़े तौर पर इस लेसन के अंदर जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की चीजें दे रखी है, मैं हम उसको पढ़ लेते हैं कि उसको क्या कहा है, उसके बेसिस पे इनको पढ़ेंगे हम। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो भौतिक गुणों में चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि आकार, आमाप, स्वरूप में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन। यहां लिखा है स्वरूप में परिवर्तन, मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल, थोड़ा थिकनेस कम करते हैं, मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो रासायनिक में चला जाएगा। भौतिक परिवर्तन तब तक है जब तक कि मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा, जिससे वो बना है। जैसे कि गूंथे हुए आटे से छोटे छोटे लोइयां बनाना, अब उसमें भी आटा है, इसमें भी आटा है, वही गूंथा हुआ आटा उसमें, वही गूंथा हुआ आटा इसमें, तो ये भौतिक परिवर्तन में शामिल है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हम कहेंगे रासायनिक गुणों में परिवर्तन आना, जैसे कि रंग में परिवर्तन आ जाए, जैसे कि महक में परिवर्तन आ जाए, महक यानी कि गंध हम जिसको बोलेंगे उसमें परिवर्तन आ जाए, या फिर हम कहेंगे कि मूल पदार्थ में परिवर्तन आ जाए। किसमें परिवर्तन आ जाए? मूल पदार्थ में परिवर्तन, जैसे कि मूल पदार्थ में परिवर्तन, ये मस्ट है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में ये आपको दिखाई देगा ही देगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मक्के से पॉपकॉर्न बनना। अब मक्का जो है वो अलग है, और पॉपकॉर्न जो है वो पूरी तरह अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वहां एनर्जी देके उसमें चेंजेस आए, वो पूरी तरह से अलग है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम, क्या बोलेंगे? ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कागज का टुकड़ों में कटना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों का कटना भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलना भौतिक परिवर्तन है। मक्के से पॉपकॉर्न बनना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का टुकड़ों में कटना भौतिक परिवर्तन है। चुकंदर के रस का जल में मिलना, रस का जल में मिलना, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। गिले वस्त्रों का सूखना भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पानी जो वाष्पीकृत हो रहा है वो कुछ भी नहीं है। गूंथे हुए आटे से छोटी छोटी लोइयां बनाना भौतिक परिवर्तन है। आटे के लोइयों से रोटियां मिलना, बेलना, बेलना, ये बिलना मतलब बेलना, ये कौन सा परिवर्तन है? ये भी भौतिक परिवर्तन है। हाँ, सिक जाना, रोटियां बन जाना, तैयार हो जाना, वो रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहां से आ जाते हैं सीधे सीधे, इसलिए अपने काम की चीजें हैं। चौक के टुकड़े का चूरा करना। चौक के टुकड़े का चूरा करना,
चौकी उसमें यानी कैल्शियम कार्बोनेट उसमें और कैल्शियम कार्बोनेट भी वही है। तो इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आपने क्या किया? आपने एक देखा यहाँ बल कोई एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे को फुलाया और उसके अंदर एक पिन लगा दी, वो जिससे क्या हो गया? फट गया। ये कौन सा परिवर्तन है? ये भी भौतिक परिवर्तन ही है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। यहाँ अगर ढंग से उसने दे दी ना 3-4 परिवर्तन, तो बढ़िया सिस्टम आ जाएगा, धुरंधरों को भी गले में आ जाएगा सिस्टम। ये सारे कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। एक एक जो परिवर्तन है हम यहाँ देख लेंगे ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा यही आएंगे। भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, आकार, आमाप और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्थाएं जैसे जल का वाष्प में बदलना वगैरह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ हमारे पास थोड़ा ऊपर एक जानकारी दे रखी है, हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कैसे इसने दे रखे। कांच के गिलास में नल का जल, ठीक है, और कांच के गिलास में चूने का पानी। चूने का पानी यानी कि लाइम वाटर, या लाइम वाटर यानी कि CaOH होल्ट वाइस, और इसमें क्या मिला है हमने? ये फूंक मार रहा है, और हम श्वसन के दौरान हम जो गैस बाहर छोड़ते हैं वो कौन सी गैस होती है? CO2। कौन सी होती है? CO2 होती है। जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। और साथ में क्या रिलीज होगी? H2O रिलीज होता है, पानी रहता है वहां पे। और यहाँ यहाँ सामान्य जल है, जल के अंदर अगर CO2 आएगी, H2O में CO2 आती है, तो सामान्य ताप पर यहाँ कोई विक्रिया नहीं होगी, यहाँ कोई विक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर आप मिट्टी में देखेंगे तो वहां अन्य परिस्थितियों की वजह से ही H2O और CO3 ये क्या बना लेते हैं? H2CO3। कौन सा बना लेते हैं? H2CO3। ये यहाँ की बात नहीं बता रहा मैं, ये आप इसको अलग देखना। इसका नाम है क्या? कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। ये सोइल में बनता है। कहाँ बनता है? सोइल में। लेकिन यहाँ ये कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ लाइम वाटर ने CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, नया पदार्थ बन गया। तो इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो चूने का पानी है वो भी क्या हो जाता है? दूधिया। कौन सा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, दूध के जैसा मिल्की कलर आ जाता है उसमें। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई गैस CO2 है या नहीं है, तो उसको आप चूने के पानी में डाल दो, अगर वो दूधिया हो रहा है तो उसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, अगर वो नहीं हो रहा दूधिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। एक मैं आपको आपको याद दिला दूं कि हमने जो पीछे पढ़ा है, हमने SO2 को, सल्फर को गर्म किया था, उससे SO2 बनी थी और उसमें पानी डाला था, तो वहां क्या बना था? H3SO4 सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा अम्ल बना था? सल्फ्यूरस अम्ल। ये एक जैसे से हैं इसलिए मैं आपको नाम याद दिला दूं, सल्फ्यूरस है। अगर बात आएगी किसकी? सल्फ्यूरिक की। किसकी? सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो वो होता है कौन? सल्फ्यूरिक इक सल्फ्यूरस H2SO4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपने। यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो गए कि जो नए पदार्थों का निर्माण हो, जिनमें क्या हो? नए पदार्थों का निर्माण हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील है। क्या है? अघुलनशील। राइट डाउन कर लेना, नोट्स में लिख लेना, अघुलनशील है। दूसरा ये कि रासायनिक पदार्थ कौन से हैं, क्या बनते हैं, नए गिलास, ये वगैरह हम कर चुके हैं, तो इस पेज की अपनी सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। ध्यान ये रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट अविलेय बताया है। यहाँ क्या है कि यहाँ इन्होंने क्या किया है कि हमारे इसने दो इस तरह टेस्ट ट्यूब ली है। एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या है? चूने का पानी है, और इसके अंदर क्या है? विनेगर डाला है। विनेगर के साथ क्या डाला है? बेकिंग सोडा डाला है। तो पहले सिरका, सिरका बता देता हूं आपको क्या होता है। सिरका क्या होता है? सिरका होता है CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। और एग्जैक्ट बात करो तो एसिटिक एसिड का 4% का सॉल्यूशन, जलीय विलयन क्या होता है? सिरका होता है। क्या होता है? सिरका होता है। याद रखना इस बात को, क्या होता है? सिरका होता है। इसका मतलब अगर कहीं सिरका ऐड हो रहा है तो हम वहां एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, CH3COOH। तो यहां हमने मिला दिया CH3COOH मिला दिया। और प्लस में क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम रहता है, और इसकी नेचर होती है बेसिक नेचर। एक मैंने आपको कहा था कि एक पर्सन
कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने को कहा था कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो फर्स्ट टाइम लैब में बनाया गया था, तो वो है दोस्तों यूरिया NH2CO NH2। याद रखना इस बात को। जब एसिटिक एसिड को यानी विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है, और दोनों क्या फॉर्म करेंगे, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, तो दोनों क्या फॉर्म करेंगे, सोल्ट फॉर्म करते हैं और साथ में क्या फॉर्म करते हैं, H2O। क्या फॉर्म करते हैं, H2O, और साथ में एक कोरेस्पोंडिंग सोल्ट बनता है, लवण बनता है। वो क्या बनेगा, यहां से सोडियम आएगा और यहां से क्या है, CH3COO, यानी कि ये अलग हो जाएगा किसमें, और ये अन्य CH3COO के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COO सोडियम एसीटेट, क्या बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया। और ये H जो है ये इसके साथ मिलकर H2CO3 बनानी चाहिए। लेकिन होता क्या है वास्तव में, अब क्या होगा कि यहां से जो COO है और COO है जो इसके साथ CH3 के साथ मिलकर पड़ा है इस तरह, एसीटेट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसीटेट बोलते हैं। ये यहां पड़ा है, ये H2CO3 जो यहां से बनना चाहिए ये यहां इस अवस्था में नहीं आता, ये साथ में क्या रिलीज करता है, CO2, टूट के क्या रिलीज करता है, CO2। क्योंकि H2CO3 वास्तव में बनता किससे है, ये बनता है, अभी मैंने आपको बताया था, H2O प्लस CO2 से। ये भी क्या है, इसका नाम कार्बनिक अम्ल है। तो H2O के साथ क्या रिलीज होगी, यहाँ से CO2 रिलीज होगी, और ये जो CO2 है ये यहां से होते हुए इसमें जाएगी, और यहां जब इसमें जाएगी तो ये चूने का पानी है, चूने का पानी यानी कि CaOH होल ट्वाइस है, और जब इसमें CO2 मिलेगी तो क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा, जो क्या होता है, दूधिया, दूधिया हो जाएगा। तो यहां से ध्यान रखना है कि क्या बना रहा है, सोडियम एसीटेट बनता है, साथ में H2CO3 बनना चाहिए, H2CO3 खुद डिसोसिएट रहता है H2 और CO2 के अंदर, तो अपना H2 भी बन गया और साथ में क्या आ गया, CO2। ये CO2 यहाँ आती है, तो इस रिएक्शन को याद रखना, यहाँ क्या बनता है और क्या नहीं बनता। चलिए आगे वाले पेज पे, यहाँ थोड़ी जानकारी हमें दे रखी है। पहले तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना है, ये किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। हम बात कर चुके हैं लोहे पर जंग लगने की पहले भी। फिर क्या है, दहन, क्या है, दहन। दहन किसको बोल देंगे हम, मैंने आपको बताया था कल कि अगर कोई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हो तो इसको बहुत नाम दिए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीकरण इसी का नाम है, जैसे कि जलना इसी का नाम है, जैसे कि हवा के साथ अभिक्रिया या फिर एयर के साथ रिएक्शन अगर करवानी है तो भी इसके साथ करवाएंगे। दहन और जलना एक जैसी सी बात है। दहन और जलने के अंदर खास बात होती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा। वो किस फॉर्म में निकलती है, प्रकाश की फॉर्म में, और दूसरा उष्मा की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। प्रकाश के फॉर्म में भी निकलती है और उष्मा के फॉर्म में भी निकलती है। तो दहन हम करवा रहे हैं तो उसका मतलब किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रही है, करवाई जा रही है। अच्छा, एक पर्सन और है यहाँ छोटा सा, ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन यानी कि छोटा सा रिबन की तरह स्ट्रक्चर है। इसको जलाने से पहले हम इसको रेगमाल से अच्छी तरह रगड़ के साफ करते हैं। क्यों करते हैं, ये इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर जितने भी ऑक्साइड्स बने हों वो हट सके और मैग्नीशियम खुद ऑक्सीजन के साथ है रिएक्शन कर सके। जब ये जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, MgO, श्वेत चूर्ण यानी, और उसमें साथ में प्रकाश निकलती है। और हमने पढ़ा था मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और वो कौन सी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो हम कह सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी नेचर पूछ ले तो कौन सी नेचर होगी, क्षारीय। कौन सी प्रकृति होगी इसकी, क्षारीय प्रकृति होगी, इसके ध्यान रखना। पदार्थ उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यही दहन है। अच्छा, अब दहन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए ये हम यहाँ देखेंगे। दहन के लिए सामान्यतः हमें एक तो ईंधन की आवश्यकता है, यानी जो जलाया जाएगा, जिसको हम जलाएंगे, एक ईंधन की आवश्यकता है। दूसरा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और तीसरी किसकी आवश्यकता है, तीसरी उस टेम्परेचर की आवश्यकता है जो उसको वहां जलने तक लेके आए। एक बार वो आ जाए वहां पे उसके बाद जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी हमें जानकारी दे रखी है। पीछे वो एक गिलास का एग्जांपल कैसे दे रखा था कि एक प्लेट है उसमें एक मोमबत्ती रख लेते हैं और मोमबत्ती को जलाते हैं। दूसरी प्लेट है उसमें भी एक मोमबत्ती रखी है
और उसको भी जलाते हैं। इसके ऊपर उल्टा गिलास रख दिया, ये जलती रहेगी, ये क्या कर लेगी, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी और क्या बना लेगी, CO2 बना लेगी। थोड़ी देर में CO2 बन गई तो ऑक्सीजन दे रही, तो उसका मतलब ये जलना बंद हो जाएगी। कैसे पता कर सकते हैं कि ये CO2 ही है, इसको चूने के पानी में डाल के पता कर सकते हैं, वो दूध ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंबल से हम किसी भी आग को कैसे बुझा लेते हैं, क्योंकि कंबल बुझाने से एक लेयर बन चुकी है उसके ऊपर, अब ऑक्सीजन जो है वो इधर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो वो जलेगा नहीं। ये जुगनू, जुगनी की बात चल रही है, जुगनू कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रकाश रासायनिक परिवर्तन। क्या रहा है इसके अंदर, प्रकाश रासायनिक परिवर्तन। याद रखना, आप इस पूरे को नाम लोगे प्रकाश रासायनिक परिवर्तन, अगर नाम आएगा जुगनू से संबंधित। बायोल्यूमिनेंस, क्या कहते हैं इसको, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जीव संदीप्ति, नाम याद रख लेना, ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, प्रकाश रासायनिक परिवर्तन होता है इनमें। क्या क्या चाहिए हम बात कर चुके हैं। प्रज्वलन तापमान, ये प्रज्वलन तापमान क्या है, प्रज्वलन तापमान है कि मिनिमम वो टेम्परेचर जब वो आग पकड़ ले, जरूरी है। जैसे कि हम इस हमने क्या रखा है, ये लेंस रख रखा है, इस लेंस की हेल्प से हम इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, याद रखना। उत्तल लेंस से हम इसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो अब यहाँ ईंधन है कागज के तौर पे, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जल क्यों नहीं रहा, जल इसलिए नहीं रहा क्योंकि स्टार्टिंग में आग पैदा करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर की जरूरत है, जलने के लिए उस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एक बार मिलना चाहिए, उसके बाद वो जलना प्रारंभ करता है। तो वो टेम्परेचर कौन देगा, ये उत्तल लेंस जो है वो सभी किरणों को इकट्ठा करेगी और यहाँ तापमान बढ़ा देगी, वो टेम्परेचर मिल जाएगा। तो किस किस की जरूरत है, दहनशील पदार्थ जिसे ईंधन कहते हैं, ऑक्सीजन, और तीसरा उष्मा प्रज्वलन तापमान तक पहुंचाती है। यानी वो टेम्परेचर चाहिए आपको, और वो टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, चाहे तो माचिस का तिल्ला तिल्ले से अपने देते हैं, लाइटर की हेल्प से देते हैं, किसी की हेल्प से दो, चाहे वो एक बार टेम्परेचर वो उसमें आपको देनी पड़ेगी। तो इन तीन चीजों की आवश्यकता रहती है। क्या भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एक ही प्रक्रिया में हो सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। कहाँ है, ये मोमबत्ती में आपको क्लियर मालूम चल जाएगा। किसमें मालूम चल जाएगा, मोमबत्ती में। कैसे, मोमबत्ती के अंदर क्या होता है कि इस तरह की मोमबत्ती है, और मोमबत्ती में यहाँ से मोम जो है वो आपने पिघलते हुए नीचे यहाँ इसके ऊपर जमते हुए देखा होगा। तो मोमबत्ती का पिघलना कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन साथ साथ में यहाँ मोम पिघल रहा है, मोम पिघलने के साथ मोम की क्या बनती है, हल्की फुल्की वाष्प भी बनती है, और वो वाष्प भी यहाँ इसके साथ है, जलता है, वाष्प यहाँ इसके साथ है, जलती है। दूसरी बात ये कि ये जो हमने जो इसमें धागा लगा रखा है, वो धागा भी क्या हो रहा है, जल रहा है, धागा भी जल रहा है। और ये दोनों कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। चलिए दोस्तों, यहाँ इस पे इतना ही मटेरियल था। फेराडे, फेराडे ने रासायनिक इतिहास में अपनी व्याख्यानों की श्रृंखला प्रस्तुत की थी, और मोमबत्ती उपयुक्त वस्तु है वगैरह वगैरह। फेराडे, माइकल फेराडे। ये कुछ परिवर्तन दे रखे हैं, बर्फ के टुकड़ों का पिघलना, सब्जियां काटना, जल का उबलना, मक्के से पॉपकॉर्न बनाना। क्या मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। मूल स्थिति में अगर किसी को वापस लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, ये हम कहेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे किस बेस पर, उत्क्रमणीयता के आधार पर। किसके आधार पर, उत्क्रमणीयता के आधार पर। एक तो होता है उत्क्रमणीय, और एक होता है क्या, अनुत्क्रमणीय। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय क्या होता है कि जिसको मूल स्थिति में वापस लाया जा सके, मूल स्थिति में वापस लाया जा सके, यानी वापस मिला जा सके, में वापस लाया जा सके, लाया जा सके। और अनुत्क्रमणीय में जिसमें ना लाया जा सके, न लाया जा सके। जैसे कि अपन लोगों ने आटे से रोटी बना ली, क्या वो उसे वापस लोहिया बना लेंगे, क्या नहीं बनाया जा सकता। तो इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल। और उत्क्रमणीय का होता है रिवर्सिबल। तो बर्फ के टुकड़ों का पिघलना, बर्फ बनाई जा सकती है, रिवर्सिबल है, यानी उत्क्रमणीय है। सब्जियां काटना, वापस नहीं बदले जा सकते, उसको अनुत्क्रमणीय है। जल का उबलना, जल का उबलना जो है वो उत्क्रमणीय है, क्योंकि वाष्प को वापस उसमें बदला जा सकता है। और मक्के से पॉपकॉर्न बनाना, पॉपकॉर्न बन गया तो उसको वापस नहीं बदला जा सकता, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अच्छा, क्या भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों को इनसे संबंधित किया जा सकता है क्या, तो एग्जैक्टली कहूं तो नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि भौतिक परिवर्तन जो होंगे
वो उत्क्रमणीय ही होंगे, या रासायनिक परिवर्तन जो होंगे वो अनुत्क्रमणीय ही होंगे। मैं आपको बता दूं कि आप एग्जाम्पल देखना और एग्जाम्पल के बेसिस पे ही बताना कि वो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। ये आप ध्यान रख लेना अच्छी तरह दोस्तों, क्योंकि आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी आती है जो उत्क्रमणीय होती है। H2O का बनना H2 प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है, N2 प्लस H2 जो NH3 में बदल रही है वो भी क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कौन से उत्क्रमणीय है और कौन से अनुत्क्रमणीय। एग्जाम्पल पे बात करेंगे और एग्जाम्पल क्वेश्चन की जो थीम है उसी के बेसिस पे हम अपना आंसर करेंगे। हम पहले से नहीं रटने वाले इस बात को कि कौन सा उत्क्रमणीय है और कौन सा अनुत्क्रमणीय है। याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। क्या सभी परिवर्तन वांछनीय होते हैं? क्या वांछनीय का मतलब जो हम चाहते हैं, वांछनीय का मतलब क्या होता है, जो हम चाहते हैं। क्या सभी परिवर्तन जो प्रकृति में हो रहे हैं वो हम चाहते हैं, हम करवाते हैं क्या? नहीं। हम बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं उनका हम गवाह बनते हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं, लेकिन हम वो चाहते नहीं है। जैसे कि जंग लगना, जंग लगना जो है वो क्या है, वो अवांछनीय परिवर्तन है, हम चाहते नहीं है लेकिन ये हो जाता है। लेकिन तो इसको रोकने के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं, ये अपने आप हो जाता है। तो बहुत सारे वांछनीय परिवर्तन और बहुत सारे अवांछनीय परिवर्तन है। दूध का दही में बनना हम बनाते हैं, फलों को काटना, ये वांछनीय परिवर्तन है जो हम चाहते हैं। अवांछनीय है जो हम नहीं चाहते लेकिन उसके बाद भी हो जाते हैं। तो लोहे का जंग में बदलना या लोहे में जंग लगना, ये भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थों का क्षय होना, ये भी किस तरह का है, अवांछनीय परिवर्तन है। खास बात है कि यहां से मैं आपको बता दूं कि रंग रोगन सूखने के दौरान वाष्पीकरण की क्रिया से अनेक पदार्थ निकलते हैं, जिससे वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। रंग करना वायुमंडलीय प्रदूषण में शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। रंग करना वायु प्रदूषण में शामिल है। नेक्स्ट है चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों का अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग किसको बोलते हैं? कि देखो मिट्टी कैसे बनती है, अगर आपके ध्यान में हो, सोइल कैसे बनती है, मिट्टी कैसे बनती है। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये टूटते हैं, टूट के नीचे गिरते हैं, फिर इनके ऊपर जल, हवा, प्रकाश, नमी आदि का प्रभाव रहता है। पेड़ पौधों की जड़ों का भी रहता है, बहुत सारी चीजों का प्रभाव रहता है। इनके प्रभाव से वो छोटे छोटे कणों में टूटना स्टार्ट कर देते हैं और नदी या झीलों के तल में जमना शुरू कर देते हैं, वो मिट्टी बनती है। इस प्रोसेस से मिट्टी बनती है, इसे बोलते हैं अपक्षय होना। क्या होना, अपक्षय होना। अपक्षय होना किसका अपक्षय होना, चट्टानों का अपक्षय होना। चट्टानों के अपक्षय से किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अब ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, एक दिन में मिट्टी बनाई जा सकती है, हजारों सैकड़ों साल लग जाते हैं मिट्टी बनने के अंदर। ये इसी बनते इसी प्रोसेस से है। बड़े पत्थर है, उनके ऊपर चाहे जल की वजह से, हवा की वजह से, प्रकाश की वजह से, नमी की वजह से, पेड़ पौधों की जड़ों की वजह से, या फिर बहुत सारे जीव इनके अंदर रहते हैं, वो भी इस तरह के केमिकल रिलीज करते हैं जिनकी वजह से इनके अंदर क्या होती है, वेदरिंग यानी अपक्षय होता है इनका। तो ये टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं जिन्हें हम मिट्टी कहते हैं, ये वहां तले में बैठ जाते हैं। जैसे कि जमने से चट्टाने छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। पेड़ों की बढ़ती जड़ें, जैसे मैंने आपको बता दिया, टूटने के कारण है। और ये चट्टानों में होने वाले भौतिक रासायनिक परिवर्तन सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ये अपक्षय है, ठीक है। यहाँ एक बेसाल्ट की बात की जा रही है। किसकी बात कर रही है, बेसाल्ट की बात कर रही है। बेसाल्ट की जो बात कर रही है एनसीईआरटी, इसके अंदर ये कह रही है, इसके अंदर क्या दिखाई देता है आपको, लाल रंग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है लाल रंग? बेसाल्ट जो है इसके अंदर लोहे के ऑक्साइड होते हैं। किसके ऑक्साइड होते हैं, लोहे के ऑक्साइड। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर लाल रंग कहीं आ रहा है तो उसमें लोहे के ऑक्साइड का ही कारण है, क्योंकि लोहा जो है वो लाल रंग देता है। हेमोग्लोबिन जो है वो भी क्या है, लोहे का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, संकुल यौगिक है। इस वजह से उसको कौन सा रंग मिलता है, लाल रंग मिलता है। इसी वजह से ये बेसाल्ट चट्टानें ये भी लाल रंग की आपको दिखाई देती है, ये हल्की लालिमा नीचे दिखाई देती है। बेसाल्ट जो है ये चट्टानों का एक प्रकार है। जो किस तरह की चट्टानों का प्रकार है, आग्नेय चट्टानों का। किस तरह की चट्टानों का प्रकार है, आग्नेय चट्टानों का प्रकार है। तीन तरह की चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। क्या होती है, कायांतरित। तीन तरह की चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टानें, लावा निकलना और लावे से तुरंत बन जाना, वो कौन सी होती है, आग्नेय चट्टानें। अब ये क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें टूटना फूटना अपक्षय से तल छठी में जमने लग जाती है एक दूसरे के ऊपर, आग्नेय चट्टानें ही टूट टूट कर, उन्हें बोलते हैं अवसादी चट्टानें।
और उसके बाद होती है कायांतरी चट्टानें। जब ये बहुत लंबे टाइम तक चट्टानें पड़ी रहती है तो टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से इनमें गुणों में काफी परिवर्तन हो जाता है, तो नई तरह की चट्टानें बना लेते हैं, इन्हें बोलते हैं कायांतरी चट्टानें। बेसाल्ट किसका प्रकार है? आग्नेय चट्टानों का प्रकार है। कौन सी चट्टानों का प्रकार है? आग्नेय चट्टानों का प्रकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है यहाँ से। अपरदन हम देख चुके हैं। अपरदन क्या है? चट्टाने जो है वो मृदा वायु बहते जल जैसी प्रकृति शक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अब अपरदन मृदा अपरदन यही तो है, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या है? मृदा अपरदन है। और अपक्षय क्या है? इनका टूटना। किनका टूटना? बड़े बड़े पहाड़ों का, पत्थरों का टूटना जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, वो अपक्षय हो गया। और इसका एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी की हेल्प से जा सकते हैं, ये हवा की सहायता से जा सकते हैं, जल की सहायता से जा सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन एक अच्छी चीज नहीं है, उपजाऊ मिट्टी है जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन यहाँ ये भी शामिल है क्या कि नदी के तल और झीलों में एकत्रित होते हुए देखा है, लहरें तब बनती है जब ये सारे टूट के आ जाते हैं, इसी प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। यानी नदी के तल में भी एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या है? अपरदन ही है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी अपरदन में शामिल है। नीचे बैठ जाते हैं, वहां से कठोर हो जाते हैं, चट्टाने बन जाती है और अधिकतर परिवर्तन हजारों वर्षों में होता है, उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि हाँ, भूस्खलन के दौरान होने वाला अपरदन जो है वो भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। टूटना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ये कहाँ बैठ जाते हैं? तले में बैठ जाते हैं, पैंदे में बैठ जाते हैं, चट्टाने बन जाती है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज पे। हाँ, वापस चट्टानों का बन जाना हो वो तो है अनुत्क्रमणीय। कौन सा? अनुत्क्रमणीय। देख लेना, इसको क्लियर कर लेना एकदम, कहीं छोड़ मत देना। उत्क्रमणीय तो नहीं की जा सकती। जो चट्टाने बन गई ना, आप पहले तो उन पत्थरों का टूटना और उससे क्या बन जाना? मिट्टी बन जाना। और ये कहाँ जाना? चट्टान मृदा कंकड़ से टूट कर कहाँ जाना? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ये अपरदन है। और ये अपरदन कौन सा, किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। भूस्खलन आपको मालूम है, जो जमीनें, जो बड़े बड़े पत्थर अपनी जगह छोड़ देते हैं उसका गिरना क्या है? भूस्खलन है। तो ये क्या है? ये उत्क्रमणीय है। जबकि ये जब कहीं किसी के तले में बैठ जाते हैं, नदी के, झीलों के, महासागरों के, तो वहां तले में बैठकर एक दूसरे के ऊपर मिल मिल के चट्टान बना लेते हैं, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इस पेज पे अपने लिए कोई भी काम की चीज नहीं है। आप इन एग्जांपल्स को, ये आपके सामने मैं बड़े कर देता हूं, आपका यही वर्क है। आप क्या करेंगे कि पॉज कर लेना इनको और इन एग्जांपल्स को देखेंगे कि क्या ये उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, जो भी आपको जैसे भी है। इस पेज में भी अपने लिए कोई जानकारी नहीं है। ये सिरका नींबू वाला जो हम कर चुके हैं, सिरके वाला हम कर चुके हैं, चूने का पानी का। और इसी के साथ आ गया अपना लास्ट पेज। तो दोस्तों अपना जो फिफ्थ लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा इसमें से अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जो रीड मेन एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, काफी अच्छा लेसन रहा ये। इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना, रिवीजन करते रहना। अगर आपको हमारा कंटेंट पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।